तो लास्ट लेक्चर अपन ने फिनिश किया था जब मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बताया। तो मैंने ये बात कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं और एक सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये आपके पास लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने ऑल को 3 पार्ट्स में बांट दिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क और प्लस सूडो फोर्स का वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के। सूडो फोर्स का वर्क कब आएगा? जब हम क्वेश्चन को किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वर्क आएगा, नहीं तो ये वर्क नहीं आएगा। तो उसके बाद मैंने लिखा वी आर सॉल्विंग फ्रॉम सम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सूडो फोर्स का वर्क 0 हो गया। क्या क्या बचा? कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क इक्वल टू डेल्टा के। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को लिखते हैं माइनस डेल्टा यू, मतलब नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसा किया था कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वहां से अपन ने उसको लिख दिया माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। तो सिस्टम पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क था, अगर हम ग्राउंड के फ्रेम से देखें तो सूडो फोर्स तो सूडो फोर्स भी लिखेंगे इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, है ना। फिर मैंने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके सम को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या होगा, दैट इज डेल्टा एम, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्किंग, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एम ई, और डेल्टा एम ई 0 हो जाएगा। डेल्टा एम ई 0 होगा मतलब डेल्टा एम ई कॉन्स्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो अपन ने कहा था कि इसको लिख सकते हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो दो चीजें हैं, एक है वर्क एनर्जी थ्योरम और एक है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जो क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हो सकता है वो सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वहीं से आया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से हो रहा हो वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाए। हो सकता है ये एनर्जी कंजर्व ना हो। फिर मैंने आपको बताया भी था कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहीं पे आ रहा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम के अंदर, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि वहां डिसिपेटिव फोर्स होता है। ठीक, ये बेसिक सी थ्योरी थी जो अपन ने कल डिस्कस करी थी। अब अपन यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए भी थे पीछे, जिसको अपन अब एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे करेंगे। कि मान लो ऐसी सरफेस है एक, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ आके हॉरिजॉन्टल हो गई है, यहाँ के बाद हॉरिजॉन्टल हो गई है। ये कुछ 10 मीटर हाइट पे था, और या एच हाइट लिख लो, एच लिख लो, चलो एच इक्वल टू 10 मीटर। और यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया, एम मास के ब्लॉक को। पूरी सरफेस स्मूथ है, पूरा का पूरा ट्रैक जो है ये स्मूथ है। तो कहते हैं कि जब ये ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया तो कहते हैं फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it reaches horizontal part of the track, when it reaches horizontal part of the track। तो सुनना, सबसे पहले मैं ये सवाल आपको बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैं ही बताऊंगा, आप सुनते चलो। वर्क एनर्जी थ्योरम से कि अपने से पूछा गया है कि ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज किया गया, तो जब ये इस हॉरिजॉन्टल पार्ट पे आ जाएगा तो ये कितनी स्पीड से जा रहा। सब कुछ समझ आ रहा है कि जा तो रहा ही होगा, हमें यही इसकी स्पीड बतानी है, और हॉरिजॉन्टल पार्ट पे तो स्पीड सेम रहेगी। तो इसको अगर मैं इनिशियल कहूँ, इसको अगर मैं फाइनल कहूँ। अब पहले समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के फायदे। अगर आप इस क्वेश्चन को मैकेनिक्स से सॉल्व करना चाहो न्यूटन्स लॉ मेथड से, तो आप ध्यान से देखो, एक तो ये कर्व है,
तो क्या है, ये कर्व है। तो अगर मैं काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो हर जगह आप जानते हो थीटा डिफरेंट है, स्लोप का थीटा डिफरेंट है, तो हर जगह एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो जी साइन थीटा में अगर लिखूंगा एक्सेलरेशन तो वो हर जगह डिफरेंट है, और मुझे इस कर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एक तो मैं यहाँ से यहाँ तक इस पे इसका एक्सेलरेशन नहीं लिख सकता, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह से इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पहली दिक्कत तो है ना। तो उससे सॉल्व, और सॉल्व कर भी पाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता, हर थीटा पे ए की वैल्यू डिफरेंट आती, उसके अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट करते तो जाके यहाँ से यहाँ आंसर आता, जिस पाथ की लेंथ भी रिक्वायरमेंट होती, तो बहुत दिक्कत आती उससे करने में। अब देखना इससे कितना आसान हो गया, इनिशियल से फाइनल आना है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सुनना ध्यान से, मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूँ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय ऑल में आएगा mg प्लस नॉर्मल, और कोई फोर्स है क्या mg और नॉर्मल के अलावा? फ्रिक्शन है नहीं क्योंकि स्मूथ है, तो दो ही फोर्सेस है mg और नॉर्मल जिनका वर्क हो सकता है, इज इक्वल टू के फाइनल इज हाफ mv स्क्वायर माइनस के इनिशियल इज 0। दो ही फोर्स ही लग रहे हैं ब्लॉक पे, mg और नॉर्मल, जिनका वर्क आ सकता है। अब बेटा मैं ये कहूंगा ना कि जो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे लग रहा है उसका वर्क 0 है, यहाँ से स्लाइड होके यहाँ तक आएगा तो ड्यूरिंग में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0 है। मैंने ये बताया था, याद है कि हर इंस्टेंट पे नॉर्मल जो है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, याद है ना। तो नॉर्मल का वर्क क्या आएगा 0, तो सिर्फ mg का वर्क बचा। तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय mg। और mg का वर्क लिखना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक मुझे mg का वर्क लिखना है। आप जानते हो mg का वर्क सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, mg कंजर्वेटिव फोर्स। mg का वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, mgh प्लस, mg का वर्क क्या आएगा प्लस mgh। क्यों आया प्लस mgh, क्योंकि वर्टिकली h नीचे आया है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल हुआ, तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2gh। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सबकी वैल्यू रख दो। तो अंडर रूट 2 इंटू जी इज 10 एंड h इज ऑल्सो 10, सो द आंसर इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आया 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने सॉल्व किया है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये सोचना है कि क्या इसी क्वेश्चन को मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। आंसर है हाँ। सबसे पहले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने से पहले देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो वर्क करने वाले फोर्स है बेटा mg और नॉर्मल। mg तो कंजर्वेटिव है, नॉर्मल का नहीं पता, लेकिन नॉर्मल का वर्क 0 है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल का वर्क 0 है। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है, देखो मैंने क्या लिखा था, इफ देयर इज ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डूइंग वर्क, if there is no non conservative forces doing work, या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हो, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं? आंसर है हाँ। और कौन सा फोर्स है वो, mg। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन से, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। तो यू इनिशियल, अच्छा इसमें अपने को कहीं यू 0 मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0, इनिशियल वहां था फाइनल यहाँ है, तो अपन क्या लिखेंगे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k। u इनिशियल h हाइट पे था, mgh रिलीज किया था, k इनिशियल 0, u फाइनल जमीन पे पहुंच गया तो 0, क्योंकि हमने जमीन के लेवल पर एनर्जी 0 मानी है, प्लस k फाइनल हाफ mv, इसका देखो सेम एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ से भी क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, साथ साथ लिखते भी रहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। मतलब मैं यहाँ से इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, जैसे से नीचे आया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी की गेन में चला गया, दैट्स इट, है ना। ये पहला क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया। जल्दी से लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हटा दूंगा, फिर स्लाइड से लिखना, 1 मिनट में जिसको जो लिखना है लिख लो।
ये अपना आज का दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम यही ट्रैक है, ऐसा ही ट्रैक है, बस एक डिफरेंस है। ये जो ट्रैक का हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना वो रफ है। ब्लॉक को यहां से रिलीज किया, h हाइट से, वही सेम, इस बार मैं सब कुछ वेरिएबल दे रहा हूँ। m मास का ब्लॉक है, यहाँ से रिलीज किया गया है ना। ये ट्रैक का ये पार्ट स्मूथ है, लेकिन यहाँ के बाद रफ है ना। जैसे ही हॉरिजॉन्टल हो गया उसके बाद ये रफ है, और उसके लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता है न्यू। तो ब्लॉक को h हाइट से रिलीज किया गया है स्मूथ पार्ट पे। तो आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, find distance traveled by the block on the rough horizontal surface, rough horizontal surface। मतलब एक्चुअली अगर मान लो कि ये ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ से, और ब्लॉक यहाँ आके कहीं रुक रहा है, तो ये डिस्टेंस बतानी है कि ओ ये एक्स डिस्टेंस क्या होगी, है ना। ये अगर ओ से मान लो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो ओ से एक्स की डिस्टेंस बतानी है। सॉल्व कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा, आंसर मैच करना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है क्या, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते अब, क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है, फ्रिक्शन का वर्क होगा। देखो, मैं क्वेश्चन की एक अप्रोच ऐसे बता रहा हूँ जो काफी लेंदी है, उससे नहीं करेंगे। देखो, कोई सोचता तो ये तीनों पॉइंट्स के नाम दे रहा हूँ, 1 2 3। देखो, कोई ये सोचता कि एक काम करते हैं, 2 से आगे रफ है। कोई सोचता कि चलो इसको काइनेमेटिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो कोई उठता कहता कि 1 से 2 तक h हाइट नीचे आया, तो 2 पे ब्लॉक की स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड क्या आ जाएगी, √2gh, जो अभी आई थी जस्ट, क्या आ जाएगी, √2gh, है ना। 1 से 2 इक्वेशन लगाते कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू हाफ mv²। भाई 1 से 2 तो यही लिखते हैं ना, mgh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से v आता है √2gh। फिर कहते हैं कि 2 से आगे फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो अपन उसके कारण रिटार्डेशन निकाल लेंगे और फिर v² इक्वल टू u² प्लस 2as के फॉर्मूले से। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है वो भी, ये भी सही है मेथड। मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ 1 से 3 तक। वर्क एनर्जी थ्योरम WET फ्रॉम 1 to 3, 1 से 3 तक मैं लगातार वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ। तो आप कहोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से आए, mg का वर्क हुआ, नॉर्मल भी लिख देते हैं और फ्रिक्शन भी लिख देते हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले भी रुका हुआ था बाद में भी रुका हुआ है, तो इट इज 0 -0। अब देखो भाई, mg ने वर्क किया सिर्फ 1 से 2 तक, या मैं कहूँ 1 से 3 तक mg का वर्क अगर निकालूं, तो 1 से 3 तक mg का वर्क h ही नीचे आया ना, तो mgh प्लस mg का वर्क कितना आया, प्लस mgh नीचे आया, प्लस नॉर्मल का वर्क 0, फ्रिक्शन का वर्क। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां तक तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन लगा कहाँ, सिर्फ 2 और 3 के बीच। और फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन के साथ। जब ये ब्लॉक इधर स्लाइड हो रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ x। तो अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क लिखूं तो लिखूंगा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू mg, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0।
मैंने लिखा mg का वर्क प्लस नॉर्मल का वर्क प्लस फ्रिक्शन का वर्क। फ्रिक्शन का वर्क आएगा सिंपल सा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg माइनस x, निगेटिव में आएगा। सॉल्व कर लो, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, g से g भी कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन क्या आ गई, h अपॉन म्यू। सो x इज इक्वल टू h अपॉन म्यू, हो गया, खत्म हो बात, है ना। इसको मैं पूरा 1 से 3 तक एनर्जी कंजर्व नहीं करवा सकता क्योंकि उसका लॉस हुआ। अब अगर इस एक्सप्रेशन में भी देख के ध्यान से समझो ना, तो क्या हुआ कि mg ने जो पॉजिटिव वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं गया, बल्कि वो कहाँ चला गया, फ्रिक्शन में लॉस हो गया। mg ने जितना पॉजिटिव वर्क किया वो पूरा का पूरा फ्रिक्शन के वर्क के फॉर्म में डिसिपेट हो गया, है ना। फ्रिक्शन की वो घिसा सरफेस हीट हुई होगी, उस वर्क का लॉस हो। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इसको करना है। क्वेश्चन रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए 2 मिनट दे लो। क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, खाली जगह छोड़ लो और नीचे सॉल्व करो। One kg block collides with a horizontal weightless spring of force constant 2.75 as shown in the figure. The block compresses the spring 4 meters from the rest position. If the coefficient of kinetic friction between the block and the horizontal surface is 0.25, the speed of the block at the instant of collision is. ब्लॉक स्प्रिंग को 4 मीटर कंप्रेस कर रहा है, मतलब 4 मीटर ब्लॉक जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 हो जाएगी। इसका ये मतलब है, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो इसका ये मतलब है कि जब वो ब्लॉक स्प्रिंग को 4 मीटर कंप्रेस कर देगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कुछ पता चला? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। एक शैली ने आंसर बी दिया है, देखते हैं, हो सकता है बिल्कुल ऑप्शन भी है। यहाँ पे ब्लॉक v वेलोसिटी से जा रहा था, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, है ना। और फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक जाके अंदर कहीं रुक गया, यहीं पे मैक्सिमम कंप्रेस हुआ, है ना। ये कंप्रेशन आपको दिया है 4 मीटर, यहाँ के ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ से कंप्रेस हुआ और यहाँ के ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ से यहाँ चला ब्लॉक। अब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी, mg नॉर्मल इन सब का तो कोई वर्क नहीं है, क्योंकि mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है और मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रही है, तो mg नॉर्मल का तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन इस पे फ्रिक्शन है और ब्लॉक की जब वेलोसिटी आगे होगी तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा सरफेस के, उसकी मोशन के ऑपोजिट। ठीक है, एक का आंसर बी आया है, एक का आंसर डी आया है, देखते हैं देखते हैं। अब रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो मैं तो लिखता हूँ। अच्छा, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज की जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क है। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों फोर्स के वर्क लिखना है। फ्रिक्शन का वर्क कितना मूव किया है भाई, 4 मीटर, और फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट,
x मान लेते हैं, प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या आएगा, स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुई है, अगर मैं इसको एक्स लिखूं कि स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हुई है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है कल बताया था, स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस हुई है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, ये रहा एक्सप्रेशन। फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू एम जी एक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस हटा दो हर जगह से, तो अपने पास आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, जो अपने को वी चाहिए, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स, वैल्यूज रख दो, एम कितना है 1, ये वी स्क्वायर बाय 2 हो गया, इक्वल टू के कितना है 2.75, एक्स कितना है 4, तो इंटू 16 बाई 2 प्लस 0.25 इंटू 10 इंटू 4, ये ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यहाँ से वी स्क्वायर सॉल्व होके आ रहा है भाई 2.75 इंटू 16 प्लस वो हो गया 0.25 इंटू 80, 0.25 इंटू 80 जो भी आ जाए, कितना है सॉल्व हो गया 3/4 इंटू 16, 12, 32 और 12 44 आ रहा है ये, प्लस 20, so v is equal to 8 मीटर, डी इज द आंसर। कुछ भी नहीं किया, देखो ध्यान से, मैंने दो फोर्स का वर्क किया, बाकी तो कैलकुलेशन, मैंने दो फोर्सेस का वर्क लिखा है, फ्रिक्शन का वर्क जो आपको लिखना सिखा चुका हूँ पहले ही, भाई ब्लॉक आगे गया फ्रिक्शन पीछे लगा, 4 मीटर आगे गया फ्रिक्शन पीछे लगा, माइनस म्यू एम जी एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर माइनस डेल्टा यू, तो स्प्रिंग की एनर्जी में चेंज हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर डेल्टा यू, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। वैसे भी सोचो ना, स्प्रिंग फोर्स धक्का दे रही है, स्प्रिंग फोर्स इसको लेफ्ट की तरफ धक्का दे रही है और ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन निगेटिव आएगा ना, ऐसे भी सोच सकते हो, स्प्रिंग हमेशा पुश कर रही है इसको और ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो स्प्रिंग का वर्क डन निगेटिव है, वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया। ठीक, बोलो भाई, बाकी तो कैलकुलेशन है, सही है। प्रियांशु का आंसर सही था, शैली का आंसर गलत था, अरे बोलो, सही है ना। अगला सवाल लिख लेना बाद में, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये AI 2006 का सवाल है, इसको अलग तरह से जेईई मेंस लिखे देते हैं, थोड़ा सा सोचना सवाल क्या है, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर समझो, अगर मैं फील दिलवाऊं तो क्या है, मानो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल दे दी 0.2 kg की, और तुम्हें कहे से ऊपर फेंको, तुम क्या करते हो, तुम पहले तो बॉल को कुछ टाइम तक हाथ से धक्का देते हो, है ना, तो उसने कहा है कि 0.2 मीटर तक तो हाथ और बॉल साथ साथ मूव हुए हैं, और उसके बाद हाथ से बॉल फेंक दिया है ऊपर, मतलब 0.2 मीटर के बाद बॉल हाथ से रिलीज हो गई, है ना, और उसके बाद बॉल 2 मीटर और ऊपर जाती है हवा में, तो पूछा गया है कि बताइए आदमी के हाथ ने बॉल पे कितना फोर्स लगा, मतलब जब 0.2 मीटर तक ही बॉल का हाथ आदमी का फोर्स था, तो उस टाइम तक आदमी के हाथ में बॉल पे कितना फोर्स लगाया, सोचिए, आसान है ये, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बता दूंगा। पहले तो ये समझो क्वेश्चन में कहा क्या गया है,
क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि मान लो मेरा हाथ है, मैं ऐसे रफ डायग्राम बना लूं हाथ का, है ना, हाथ मान लेना इसमें, इसमें बॉल है, थोड़ा सा हाथ ऊपर बना दिया अपन ने, हाथ नीचे बनाएंगे ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। हाथ है भाई, है ना, इसमें बॉल है, यहां से 0.2 मीटर तक तो मैं हाथ और बॉल को साथ साथ लाया, मतलब यहां भी हाथ आ जाएगा, यहां तक तो हाथ और बॉल साथ साथ आया, और यहां के बाद मैंने बॉल को ऊपर धक्का दे दिया और बॉल यहां से 2 मीटर और ऊपर गया, 2 मीटर और ऊपर गया मतलब वहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, ऐसा। यहां से इसको ऊपर ले गया, ये डिस्टेंस 0.2 मीटर है, यहां से यहां तक इस ड्यूरेशन में बॉल पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और ऊपर की तरफ f लग रहा होगा, यहां से यहां के बीच बॉल पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे mg और ऊपर f, और यहां से यहां तक बॉल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा mg, क्योंकि f तो हट गया भाई, हाथ हटा लिया हमने, ऐसे ऊपर बॉल को फेंक दिया भाई, अपन मान लो बॉल को हवा में फेंकते तो अपन बॉल के साथ हाथ ऊपर तो ना भेज देते हैं, अपन एक हाइट तक उसको धक्का देके छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकली तो वही कर रहे हैं कि 0.2 मीटर तक साथ साथ लेके आए, 0.2 मीटर के बाद बॉल अपने आप ऊपर जा रही है ना। अच्छा, जहां से बॉल को मूव करना स्टार्ट किया था यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ भी वेलोसिटी 0, तो काम करते हैं, इसको इनिशियल मानते हैं, इसको फाइनल मानते हैं, और इनिशियल से फाइनल तक वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 0। पहले भी बॉल रुकी हुई जब हाथ में थी, और जब टॉप पॉइंट पे पहुंच गई तब भी बॉल रुकी हुई है। mg इस बॉल पे कहां से कहां तक लगा है, तो भैया आप कहोगे mg यहां से स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक लगातार लगा है, तो mg के ऑपोजिट कितना ऊपर गया है, 2.2, और फोर्स कहां से कहां तक लगा है, सिर्फ 0.2 मीटर तक। तो मैं अगर फोर्स का वर्क डन लिखूं, फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए, तो F ऊपर की तरफ फोर्स इंटू ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू 0.2 प्लस mg का वर्क डन, mg लगता है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 2.2 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.2, mg इतनी दूर तक लगा है, इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन आएगा, प्लस में सॉरी माइनस, mg का वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है वो, ठीक। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू mg अपॉन 0.2 इंटू 2.2, तो यहां से आ रहा है F इक्वल टू 11 mg, कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू 11 mg, बस वैल्यूज रख दीजिए, 11 मास कितना 0.2, g कितना 10, सो F इज 22 न्यूटन, तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम 22 न्यूटन, है ना। इसमें एक मिस्टेक जो होती है, मैं ये बताता हूँ लोगों से, इन जनरल मिस्टेक ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक लोग क्या करते हैं, एफ का वर्क लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक लोग mg का वर्क ले लेते हैं, mg का वर्क इस टाइम पे छोड़ देते हैं भाई, जब बॉल हाथ में थी और बॉल को हाथ से ऊपर ले जा रहे थे तब भी तो mg वर्क कर रहा है, तो mg का वर्क mg इंटू 2 नहीं होगा बल्कि mg इंटू 2.2 होगा, तो mg का वर्क और f का वर्क मिलके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 0, खत्म कुछ। 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जिसको जो लिखना है लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप तो एक क्वेश्चन लिखना सीखो, कि अपन को कुछ नहीं करना होता, सबसे पहली लाइन ये लिखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर सोचते हैं कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो उसके वर्क को क्या लिखेंगे, और वर्क लिखना आपको खूब सिखाया है, 3-4 लेक्चर अपने वर्क ही निकाले। मत करो बेटा हर्ष F इक्वल टू एम ए यूज, फंस जाओगे, है ना, फंस जाओगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, वैसे तुमने जिससे किया उससे वो सही इसलिए आया क्योंकि यहाँ F कांस्टेंट दे रखा था, ठीक है हर्ष।
तुमने जो किया उससे आंसर तुम्हारा इसलिए आ गया क्योंकि एफ कांस्टेंट था बाई चांस, तो वर्क सही आ गया। तो तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर ली एक्चुअली। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है स्प्रिंग विच इज इनिशियली इन अनस्ट्रेस्ड कंडीशन is stressed by W by X and then again by further X। और पहले मतलब 0 से X ले जाने का वर्क है W1 और X से 2X ले जाने का वर्क है W2। तो W2 अपॉन W1 का रेशियो बताना है। सिंपल है ये बिल्कुल। सोच समझ के लेवांत। W1 वर्क है 0 से X एक्सटेंशन का, W2 वर्क है X से 2X एक्सटेंशन का। एक्सटर्नल वर्क मानना हो एक्सटर्नल, स्प्रिंग मानना हो स्प्रिंग का। वैसे एक्सटर्नल का पूछा है इन्होंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली वो। देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखो। स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेस्ड थी, मतलब यहां स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, इसको यहां से खींचा एक्स, कोई आदमी खींच रहा होगा, ये लेंथ इसको खींच दी एक्स, और फिर इसको और खींचा एक्स, तो यहां से और खींचा, तो स्प्रिंग 2x खींच गई। उसने कहा कि यहां से यहां, मतलब 0 से x नेचुरल लेंथ से x तक खींचने में जो वर्क डन है वो W1 है, और x से 2x यहां खींचने का जो वर्क है ये W2 है ना। W1 वर्क किया है जब 0 से x खींचा है, और W2 वर्क किया है जब x से 2x खींचा है। हाँ खुशी, अब सही है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि इस आदमी ने जो भी वर्क किया होगा वो कहाँ गई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। भाई वर्क कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर मैं इन सब लोकेशंस पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, यहाँ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि एक्सटेंशन 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ के 2x स्क्वायर। मैंने इन तीनों लोकेशंस पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब मुझे बताना है W1 W2 की वैल्यू। W1 कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट से सेकेंड, तो मैं W1 को लिखूंगा वर्क डन इक्वल टू, और ये मान लो मैं एक्सटर्नल का वर्क लिख रहा हूँ कि आदमी जो उसे खींच रहा है, तो आदमी का ही वर्क कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डेल्टा यू, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। और W2 एक्सटर्नल का वर्क इक्वल टू यहां से यहां, इसको मैं अगर फर्स्ट लिखूं, इसको मैं सेकेंड लिखूं, इसको मैं थर्ड लिखूं, तो W2 आएगा बाद की एनर्जी मतलब थर्ड की एनर्जी, मतलब हाफ के 2x स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, ये कितना आ जाएगा 3kx स्क्वायर बाय, so W1 is half k square, W2 is 3k square by 2, तो W2 अपॉन W1 रेशियो कितना आ जाएगा 3:1।
कितना आ जाएगा 3:1। अगर स्प्रिंग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है वहां से आगे ले जाते हैं तो अपने को पुरानी एनर्जी माइनस भी करनी पड़ेगी, अगर उस इंटरवल का वर्क पूछा हो तो। स्प्रिंग पहले स्ट्रेच थी x और वापस x स्ट्रेच किया तो एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा वर्क किया वो कहाँ गया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, मतलब हाफ के एक्स 2x स्क्वायर माइनस हाफ के x स्क्वायर। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री वाला, इस पे यहाँ एक ऐसी स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग अभी फ्री थी, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है, जैसा सपोर्ट, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस जो है ना अभी, ये आपको दे रखी है 10 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 मीटर, ब्लॉक का मास है m इक्वल टू 2 kg, और ये सरफेस रफ है, ये इंक्लाइन प्लेन रफ है। अभी अपन ने जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया है, ये सरफेस रफ है, ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया है, और ऑब्वियस सी बात है tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा है। क्या जाता है कि स्प्रिंग अभी ऐसे रखी हुई तो स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है ना, ये तो ऐसे सपोर्ट दिखा रहा है, ना भी बनाओ तो भी चलेगा, ये अभी ऐसा ही है, स्प्रिंग ऐसे है, तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। इफ द ब्लॉक compresses the spring by 2 मीटर, अगर ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को 2 मीटर कंप्रेस करती है, मैक्सिमम है ना, तो आखिरी में सबसे ज्यादा जो कंप्रेस करती है वो 2 मीटर है, मतलब उस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइंड म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है, के आपको दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर, के आपको दे रखा है, इसको ये डिस्टेंस यहाँ तक आपको 10 मीटर दे रखी है, आपसे कहा गया इफ द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 2 मीटर फाइंड म्यू, म्यू बताना है। सॉल्व कीजिए जरा, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए और सॉल्व कीजिए। सोचो ना, 2 मीटर और नीचे आ जाएगा, कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, mg स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के, मतलब 0, क्योंकि रिलीज किया गया था और मैक्सिमम कंप्रेस हुआ जहां जाकर के, वहां भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ये 2 मीटर हुआ ना मैक्सिमम कंप्रेस, और तो बस तीनों के वर्क लिख दो, क्या दिक्कत है। mg का वर्क नीचे आया है तो mg sin 37 इंटू 12, तो मैंने mg का कंपोनेंट ले लिया। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, 2 मीटर कंप्रेस हुई है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mg cos 37, ये फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन के अंदर 12 मीटर चला इंटू 12 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखेंगे, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। mg sin 37 इंटू 12, आप mg h से करना चाहो उससे भी आ जाएगा, आप हाइट निकालोगे बेटा,
mgh से करो तो भी यही लिखोगे, ये एंगल 37 है ना, तो ये हाइट आएगी h इज इक्वल टू, ये l है तो 12 sin 37। आप यहां से भी वही लिखोगे, या आप mg का कंपोनेंट ले लो, mg sin 37 इंटू 12, एक ही बात। स्प्रिंग फोर्स का वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू mg cos थीटा है ना, इंटू 12, क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर चला, यहाँ से यहाँ तक हर जगह फ्रिक्शन लगेगा इस पे, तो ये फ्रिक्शन का वर्क है। तो सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। mg कितना है 20 ना, तो कितना बन रहा है mg sin 37 इंटू 12, sin 37 होता है 3/5 इंटू 12 माइनस हाफ के कितना लिया था 500, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू mg कितना है 20 म्यू mg cos 37 cos थीटा इंटू डिस्टेंस कितनी 12 इक्वल टू 0। वैल्यू तो निकालनी है, जल्दी करो सब लोग। 144 माइनस 1000 माइनस 192 म्यू इज इक्वल टू 0। मैंने कहीं प्लस माइनस का चक्कर तो नहीं किया? है ना, डेटा में थोड़ा सा चेंज कर लो, इस 500 को 50 कर लो, इस 500 को 50 कर लो, बाकी सब सही है। उसको 500 नहीं, उसको 50 ले लो, है ना, तो ये 100 आ जाएगा, तब सही आएगा। म्यू इज इक्वल टू 44 अपॉन 192, ये आएगा 11/48। के को 500 की जगह 50 ले लो। ऐसा क्यों हुआ ये समझो, बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, जितना भी आ रहा हो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसा क्यों हुआ ये समझो, कि गलती थी क्या, है ना, मैंने रैंडम डेटा लिख दिया था, मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो गलती थी क्या। देखो mg का वर्क पॉजिटिव है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, mg का वर्क पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है mg, और एनर्जी ले कौन कौन रहा है स्प्रिंग और फ्रिक्शन। भाई mg ने, इस एक्सप्रेशन को मैं रीड करूं तो देखो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो इसको मैं रीड करूं तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि mg ने एनर्जी सप्लाई करी है, उसमें से कुछ एनर्जी, देखो इसको, mg ने कुछ एनर्जी सप्लाई करी है, इसका वर्क पॉजिटिव, उसमें से कुछ एनर्जी स्प्रिंग के पास स्टोर हो गई और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के पास चली गई, और फ्रिक्शन की एनर्जी तो हमेशा माइनस में आएगी, है ना। तो देखो हो क्या रहा था पिछले डेटा में, कि mg ने जो एनर्जी सप्लाई करी वो 144 थी, और जो स्प्रिंग ने स्टोर कर ली एज पर डेटा वो 1000 जो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, म्यू निगेटिव आ रहा था एक्चुअली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि mg ने जो एनर्जी सप्लाई करी है उससे ज्यादा एनर्जी स्प्रिंग ले ही नहीं सकता ना, इसलिए ये गलत था वो डेटा, इसलिए दैट वहां म्यू निगेटिव आ रहा था। म्यू निगेटिव नहीं आ सकता, म्यू 1 से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, बट म्यू निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये डेटा गलत था। कि वो लॉजिकली क्यों गलत था, कि वो एनर्जी को वायलेट कर रहा था, कि जितनी एनर्जी सप्लाई करी, फ्रिक्शन भी नेगेटिव, इसकी तो फिक्स है कि नहीं, इसकी एनर्जी नेगेटिव ही आएगी, तो इसका वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, इसमें भी यही एनर्जी स्टोर हुई, तो जितना आपने सप्लाई नहीं किया उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया, तो वो मैथमेटिकली इसलिए निगेटिव आ रहा था, इसलिए अपन ने उसको 50 किया, तो ये चेंज कर लेना, के को 50 ले लेना, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन, ठीक, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन किए वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड, कुछ जगह अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, कुछ जगह अपन ने वर्क एनर्जी
थ्योरम यूज किया। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक लगा रखा है और अभी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। इस इंस्टेंट पे इससे एफ फोर्स लगना स्टार्ट करता है। सरफेस स्मूथ है, सरफेस इज स्मूथ। कहते हैं कि व्हेन स्प्रिंग was in natural length, a constant force F starts acting on the block. ब्लॉक पे एक्ट करना स्टार्ट करता है। ये ब्लॉक रेस्ट पे था, है ना, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रखी हुई थी, ब्लॉक रखा हुआ था, ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स F एक्ट करना स्टार्ट करता है। फाइंड मैक्सिमम possible elongation, find maximum possible extension of the spring. Extension of the spring during subsequent motion. Find maximum possible extension of the spring during subsequent motion. और मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, है ना, आप सॉल्व करो, मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। चार ऑप्शन। क्वेश्चन ऐसा है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रखी हुई थी, ब्लॉक रखा हुआ था, उस पर आप फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो आपको बताना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा सब्सिक्वेंट मोशन के ड्यूरिंग। एफ कांस्टेंट लिख रखा है कुछ। तो अगर मैं सोचूं कि सब्सिक्वेंट मोशन होगी क्या, तो अपन कहेंगे कि आदमी इसको खींच रहा है, या जो भी ब्लॉक है ये इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। अभी इस पे स्प्रिंग फोर्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अभी इस पे स्प्रिंग फोर्स 0 है और आपने एफ फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये आगे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बहुत ही कम होगा स्टार्टिंग में, ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा यहाँ कहीं, जब स्प्रिंग फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक एफ ज्यादा था, स्प्रिंग फोर्स कम था, तो ब्लॉक की वेलोसिटी तो आगे थी सही, ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आगे था, क्योंकि एफ वाज ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स। उस पॉइंट पे जाकर के एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जब एफ और स्प्रिंग फोर्स इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ब्लॉक में वेलोसिटी होगी और ब्लॉक और आगे जाएगा, बट अब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा और फोर्स कम होता जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा और ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा, ब्लॉक यहाँ कहीं आके रुकेगा। तो उसमें गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो कि एक पॉइंट निकाल लेते हैं, कहते हैं जहां पे एफ और के एक्स बैलेंस हो जाएंगे वहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, जो न्यूटन्स लॉ में सीखते हैं, और ये आंसर लाते हैं, ये आंसर गलत है। लोग क्या करते हैं, सिंपली कहते हैं जहां एफ फोर्स लग रहा है तो जहां एफ इक्वल टू के एक्स होगा वहीं एक्स इक्वल टू एफ बाई के होगा, यही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां एक्सेलरेशन 0 है, जरूरी थोड़ी ना वहां वेलोसिटी 0 होगी, वहां वेलोसिटी 0 नहीं होगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन तो वहां होगा जहां तक ये ब्लॉक आगे जा सकता है। तो भैया ये ब्लॉक कहां तक आगे जा पाएगा, सोचिए।
तो आपने ब्लॉक को यहां से खींचना चालू किया था, ये नेचुरल लेंथ थी। ये ब्लॉक कुछ यहां तक जाएगा, आगे जहां तक भी जाएगा यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पे इस पे कुछ F फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगा होगा, और जहां भी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक जाकर रुकेगा वहां पे जाके रुकेगा, मतलब वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 एक इंस्टेंट के लिए, है ना। मतलब यहाँ से आगे नहीं जा सकता, मतलब या तो यहाँ रुकेगा या तो यहाँ से पीछे आएगा, क्या होगा आगे बात करेंगे इसकी। बट जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो वहां आता है जहां तक ब्लॉक मैक्सिमम जा सकता है, तो 0 से 0 तक गया। तो ये डिस्टेंस कुछ x है, मुझे यही x बताना है कि ब्लॉक मैक्सिमम स्प्रिंग मैक्सिमम कितना खींच सकती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इस पे 2 फोर्सेज ने वर्क किया, वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, 0। ये ब्लॉक पहले भी रुका हुआ था, बाद में भी रुका हुआ। F का वर्क, F एक कांस्टेंट फोर्स है, तो लिखा है क्वेश्चन में, तो F का फोर्स में सिंपली F इंटू एक्स लिख सकते हैं। स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग x खींच गई, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 2F अपॉन k, कितनी आती है 2F अपॉन k। सो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2F अपॉन k, है ना। सोच के देखिए यहाँ ब्लॉक का जहां ये एक्सटेंशन आएगा ना, वहां ब्लॉक पे फोर्स 0 नहीं होगा। देखो इधर स्प्रिंग फोर्स आ रहा होगा, कितना kx, x निकाल लिया आपने 2F बाई k, तो स्प्रिंग फोर्स 2F आ रहा है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ। वेलोसिटी तो 0 होगी लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ, मतलब ब्लॉक वहां रुकेगा नहीं, मोशन वापस होगी, है ना। बट वहां तक ही जा सकता है। एक्चुअली इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन एक बार आगे एक चैप्टर में और जाके सीखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, SHM के चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसमें, है ना। बट यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे केस में कभी भी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सटेंशन हमसे पूछे तो हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी। फोर्स द बैलेंस वाला पॉइंट नहीं निकालेंगे, है ना। यहाँ पे यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, जहां जाके वापस रुकेगा दैट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉइंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो आंसर इज बी। ठीक है, जहां फोर्स बैलेंस होगा वहां रुकेगा नहीं, वहां पे इसमें कुछ वेलोसिटी होगी। आप इसकी सब्सिक्वेंट मोशन को समझें, है ना। आप इसकी मोशन समझिए क्या होगा कि यहाँ देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स था तो इस पे एक्सेलरेशन आएगा इस तरफ, राइट की तरफ, तो ये आगे जाना स्टार्ट होगा, इसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी। फिर स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगा स्प्रिंग खिंचती जाएगी, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कुछ इंस्टेंट तक तो F से कम ही रहेगा, क्योंकि पहले 0 था स्प्रिंग फोर्स। तो एक इंस्टेंट आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और F इक्वल हो जाएंगे, मतलब उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन आप सोच के देखो, उस इंस्टेंट तक तो इसकी स्पीड बढ़ी है, 0 था और 0 से स्पीड बढ़ती गई है, तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा लेकिन इसकी वेलोसिटी होगी राइट की तरफ, होगी सही वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्पीड बढ़ रही थी। अब सोचो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी है राइट की तरफ। कहाँ है वेलोसिटी? राइट की तरफ। तो आगे क्या होगा? तो आप सोच के देखो, बीच में एक पॉइंट आया, मैं क्या बता रहा हूँ कि बीच में अपने को एक पॉइंट मिलेगा यहाँ कहीं, जहाँ ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है लेकिन ब्लॉक में आगे की तरफ वेलोसिटी। तो इसके आगे क्या ब्लॉक यहाँ रुक जाएगा? नहीं भाई, ब्लॉक आगे जाएगा क्योंकि ब्लॉक में वेलोसिटी है। अब जैसे ही ब्लॉक यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा, आप सोच के देखो, आपका फोर्स तो सेम है लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स पहले से ज्यादा हो गया। भाई यहीं पे जहां एक्सेलरेशन 0 था, फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सटेंशन बढ़ गया तो स्प्रिंग फोर्स अब ज्यादा होने लगा, तो अब ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा। तो यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा और ब्लॉक होते होते यहाँ कहीं जाके रुकेगा एक इंस्टेंट के लिए। यहाँ के वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ब्लॉक फिर से वापस जाएगा। एक्चुअली इसका ऑसिलेशन होगा इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के बीच में, जहां जहां वेलोसिटी 0 थी उसके बीच ब्लॉक का ऑसिलेशन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे सीखेंगे इसके बारे में, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं, इसको लिख लीजिए।